जिसको हिंदी में जो है पर्यावरणवाद कहा जाता है या फिर हरित विचारधारा या फिर ग्रीन आइडियोलॉजी भी कहा जाता है। हाँ। पर्यावरणीय उन्मुख राजनीति मतलब इन्वायरमेंटली ओरिएंटेटेड पॉलिटिक्स जो है 1960 और 70 के दशक में जो है इसका उद्भव माना जाता है। इसका जो अन्य नाम हरित दर्शन, हरित राजनीति और हरित विचारधारा, मतलब ग्रीन पॉलिटिक्स है ना। अच्छा, गुड। कभी कभी इसको जो है पारिस्थितिकी, राजनीतिक पारिस्थितिकी या फिर हरितवाद भी कहा जाता है। अच्छा। जो ग्रीन आइडियोलॉजी है यह प्रकृति को जो है यह नेचर को एक परस्पर अंतर संबंध मानती है, मतलब ये इंटरकनेक्टेड होल है। प्रकृति जो है मानव और गैर मानव के साथ ही निर्जीव दुनिया को भी जो है आपस में जो है अंगीकार करती है। मतलब कि मानव, गैर मानव और निर्जीव दुनिया को भी आपस में जोड़ती है। शाबाश बेटा। मतलब कि किसी एक भाग या इसमें जो है किसी एक भाग या एक भागों का जो है अध्ययन ना करके, मतलब कि प्रकृति को जो एक संपूर्ण रूप में जो है उसका अध्ययन माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यदि हमारी बॉडी से आप हाथ को जो है अलग कर दोगे, जो है हमारी बॉडी से जो है हाथ का जो है पृथक होना जो है उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। बिना बॉडी के हाथ का जैसे कोई महत्व नहीं है। इसका मतलब ये बोलना चाहते हैं बेटा, जो ये मॉडर्न साइंस है ना जो आप पढ़ते हैं, इसमें चीज़ों को तोड़ के दिखाते हैं अलग अलग। ठीक है, जो वेस्ट से आई है साइंस। जैसे आप बोलते होंगे दुनिया के बेस में क्या बोलते थे, एटम, और वो अलग है एक दूसरे से। पहले ये ऐसा मानते थे। अब तो ये देख रहे हैं कि एटम के अंदर भी छोटे छोटे कण हैं जो आपस में जुड़े हुए। तो इससे क्या हुआ, साइंस जो मॉडर्न साइंस है ना वो रिडक्शनिस्ट बन चुकी है, चीज़ों को तोड़ के देखती है। जैसे ये बोले ना कि भाई हाथ को अलग कर दे बॉडी से, तो हाथ की पूरी बॉडी तकलीफ में आएगी ना, ये बोले ना आप। तो जैसे देखो, अगर हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम कीड़ों को मारते हैं, पौधों में कीड़ों को मारने के लिए स्प्रे करते हैं, कीड़े मर गए, आपका सेब अच्छा हो गया, ओके। पर क्या आप सोच रहे हैं जिस केमिकल से कीड़े मरे, अब वो केमिकल आपके खेत में गिरा, आपके पानी से बहा, नीचे किसी नाले में गया, तो किसी के पेट में घुसा, क्या वो नुकसान नहीं करेगा? तो बोलने का मतलब कि जो वर्तमान जो साइंस है वो केवल चीज़ों को तोड़ तोड़ के देखती है। और दिक्कत इससे ये होती है कि जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है उसमें हर एक चीज़ आपस के साथ क्या है, जुड़ी हुई है। सबसे बड़ा उदाहरण जैसे इन्होंने जो दिया ग्रीन रेवोल्यूशन का, देखो ना कि ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने स्प्रे बहुत अच्छी की, केमिकल ठोके ताकि पैदावार अच्छी हो। पर आज आप देखेंगे तो पंजाब में पैदावार रुक गई, जितनी होती है उतनी हुई है, पर उसके नेगेटिव इम्पैक्ट, कैंसर, और जो खाना है वो पौष्टिक नहीं रहा, मिट्टी खराब हो गई, मिट्टी के नीचे से पानी सूख गया। तो मतलब हाँ, क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम वर्तमान समय में चीज़ों को तोड़ के देख रहे हैं कि किसान की पैदावार और मिट्टी का स्वास्थ्य, ये प्रकृति की भलाई। आ जाओ बेटा, अलग अलग है, ऐसा बोल रहे हैं मैडम बेसिकली। शाबाश बेटा, बोलो। ग्रीन आइडियोलॉजी का मानना है कि प्रकृति से पृथक या फिर अलग जो है मानव का कोई महत्व नहीं है। बिल्कुल। मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति प्रकृति से निकटता और उसका जो है प्रकृति के प्रति सम्मान से ही हो सकता है, और ना कि उस पर हावी होने से। इससे जो है प्रकृति में असंतुलन होने से जो है इसका खामियाजा जो है संपूर्ण मानव जाति को भुगतना पड़ सकता है। राचेल कार्सन की एक पुस्तक है द साइलेंट स्प्रिंग। लिखो बेटा, रेचल कार्सन लिखो, वहाँ लिखो, फेमस किताब है रेचल कार्सन। शाबाश, स्पेलिंग ले जाओ साथ में, जो मैं आपको देख लो। रेचल कार्सन लिखो, काट के आओ बेटा, आओ बेटा। ये वेस्ट में पहली फेमस किताब है जिसने की रेचल कार्सन, है ना, कार्सन। ये एक महिला थी जो कि वैज्ञानिक टाइप थी, तो उसकी ये फेमस किताब आपको बता रहे हैं, द साइलेंट स्प्रिंग, ऐसी बसंत जिसमें कोई चिड़िया की चहचहाहट नहीं। आप बाकी प्लेटफॉर्म में देखिए इस बुक को, ऑथर को देखिए, रेचल कार्सन। ये बड़ी महत्वपूर्ण किताब हुई अमेरिका में 1960 के दशक में, 62। शाबाश बेटा। इसमें जो है उन्होंने पारिस्थितिक संकट की ओर ध्यान आकर्षित किया है। वाह। यह जो है उनकी पारिस्थितिक संकट की ओर जो है आकर्षित करने वाली पहली पुस्तक मानी जाती है। हाँ। इसमें उन्होंने जो है कीटनाशकों और अन्य कृषि रसायनों के बढ़ते उपयोग से वन्य जीवों और मानव दुनिया को हुए नुकसान की इसमें जो उन्होंने समालोचना की है। अच्छा। और इसमें मैं थोड़ा ऐड करूँ बेटा, क्योंकि आप भी देखो पहली बार बच्चे पढ़ रहे हैं, इसमें विशेषकर एक विशेष कीटनाशक था वहाँ पर, उसका नाम था
DDT, उसके खिलाफ इसने बड़ी बात रखी। और उसके बाद अमेरिका ने DDT पे क्या लगा दिया, बैन लगा दिया। पर वही DDT जब भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ और थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रेवोल्यूशन हुआ तो वो DDT हमारे को सप्लाई कर दिया, यूज़ करो और कीड़ों को मारो। शाबाश बेटा, आगे बढ़ो, गुड। आ जाओ 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित UN कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट। लिखना पड़ेगा आपको प्लीज़, कष्ट है। द ह्यूमन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चैप्टर है आपको एमए में, आगे सिलेबस बुक है पूरी इन्वायरमेंट के ऊपर, तो काम आपकी स्टार्ट हो गई आज से। द ह्यूमन इन्वायरमेंट के नाम 6 मिलियन हुआ 1972 बस, में। ठीक है, बाकी देख स्टॉकहोम लेंगे। में। स्टॉकहोम्स मिलियन 1972, ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट। देखिए क्या इसकी बोलो, शाबाश बेटा। ये जो कॉन्फ्रेंस है इसमें जो है पर्यावरणीय समस्याओं के लिए जो एक समन्वित दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए जो है एक अंतर्राष्ट्रीय ढांचा स्थापित करने का जो है एक पहला प्रयास किया गया। हाँ, फिर बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि इसमें जो है हम रिसोर्सेज जो यूज़ करते हैं, जैसे संसाधनों का जो है वर्तमान में उपयोग इस प्रकार से करें जिससे जो है आने वाली पीढ़ी या फिर भावी पीढ़ियों के लिए भी हम जो है रिसोर्सेज को रख सकें। वाह। 1987 की ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट हाँ, जो है नाम लिख लो बेटा इसका, ब्रंटलैंड आयोग। बाकी लोग फ़ोन में देखो और ग्रुप में शेयर भी कर सकते, कईयों को नहीं पता लगता। देखो ब्रंटलैंड आयोग, एक फेमस लेडी थी ये, स्विट्ज़रलैंड की स्वीडन की राष्ट्रपति भी रही, जियो हरलेम ब्रंटलैंड। इनकी अध्यक्षता में एक आयोग बना था उसको देखने के लिए, किसको, प्रकृति और मानव के रिश्ते को। और इन्हीं की रिपोर्ट से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट सामने आया, ब्रंटलैंड आयोग। बहुत सुंदर है ना। इस रिपोर्ट का टाइटल है आवर कॉमन फ्यूचर। हाँ, अवर कॉमन फ्यूचर, शाबाश। इसे जो है रियो अर्थ समिट द्वारा 1992 में जो है उन्नत किया गया। अब बात करते हैं प्रकृति की ओर वापसी। 1970 के दशक के अंत तक जो है पर्यावरण के लिए जो है एकमात्र दबाव समूह जैसी चिंता से परे जाकर जो है हाँ, ग्रीन सोच को व्यापक रूप से जो है एक विचारधारा के रूप में जो है देखा गया, जिसे आमतौर पर जो है पर्यावरणवाद कहा जाता है। ठीक है। संवेदनशीलता की राजनीति को जो है क्रियान्वित किया गया। संवेदनशीलता की राजनीति मतलब इस पॉलिटिक्स ऑफ सेंसिटाइजेशन है ना, प्रकृति को देखो, बहुत सुंदर। मानव चेतना को बदलने का जो इसमें प्रयास किया गया, हमारी नैतिक जिम्मेदारियों को पुनः निर्मित करने का जो है भी जो इसमें प्रयास किया गया। शाबाश। अब बात करते हैं जो ग्रीन आइडियोलॉजी है उसके जो है केंद्रीय विषय क्या क्या है। उसके जो 4 केंद्रीय विषय माने जाते हैं। इसमें पहला है इकोलॉजी, जिसको जो है पारिस्थितिकी कहा जाता है। और सेकंड है हॉलिज्म, जिसे जो आप समग्रता या फिर संपूर्णता भी कह सकते हैं। वाह। तीसरा है सस्टेनेबिलिटी, मतलब संपोषणीयता। संपोषणीयता। और फोर्थ है फ्रॉम हैविंग टू बीइंग, मतलब कि संपत्ति से अस्तित्व की ओर या फिर स्वामित्व से अस्तित्व की ओर। फ्रॉम हैविंग टू बीइंग है ना, क्या बोला, स्वामित्व से अस्तित्व की। वाह, कितना सुंदर। सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द जो है 1866 में जो है जर्मन के एक वैज्ञानिक थे अर्नेस्ट हैकल। ये जीव विज्ञान पारिस्थितिकी को जो है जीव विज्ञान की जो है एक अलग शाखा भी माना जाता है। हाँ। जीवों और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन। पारिस्थितिकी में क्या होता है कि जीवों और पर्यावरण के बीच जो संबंध है उनका जो इसमें अध्ययन किया जाता है। बहुत अच्छा। उन संबंधों के नेटवर्क पर जोर देते हैं इसमें, जो जीवन के सभी रूपों को बनाए रखते हैं। रुको बेटा, इसको मैं ऐड करता हूँ। ऐसा था कि शुरू में जो ये वेस्ट के लोग हैं ना जिन्होंने मॉडर्न साइंस बनाई, ये क्रिश्चियन फेथ से निकले, तो ये मानते थे चीज़ों का डिवाइड, एक निर्जीव चीज़ बेटा, निर्जीव, दूसरी जानवर जिसमें प्राण है, और तीसरा आदमी। इस तरह का रिश्ता था। सबसे ऊपर था आदमी, फिर जानवर, और फिर ये निर्जीव चीज़ें। पेड़ पौधों में भी प्राण नहीं मानते थे। फिर जब ये हैकल ने डिस्कवरी की इकोलॉजी की, इसका मतलब क्या बोला, देखो इन्होंने जीवित और निर्जीव चीज़ जो आप बोल रहे हैं उनके बीच में रिश्ता है और उस रिश्ते से वो जीते हैं। तो जो ये निर्जीव और जीव में हमने ज़िंदगी को बांटा था, ऐसा मत करो। निर्जीव जीवित जीने वाले को मिट्टी क्या करती है, हेल्प करती है। ये इंटरडिपेंडेंट है, उस कनेक्शन को दिखाया इन्होंने इसमें, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी बात थी। आगे बोलो, शाबाश बेटा।
सेकंड है होलिज्म। Holism। होलिज्म की बात करें तो जैसे प्राकृतिक दुनिया को केवल एक संपूर्ण रूप में समझा जा सकता है, ना कि व्यक्तिगत भागों के माध्यम से। वही जैसे मैंने बॉडी का एग्जांपल दिया, जैसे कि बॉडी से पृथक जो है हाथ का कोई मतलब नहीं रह जाता सही है। बात। अब बात करते हैं फ्रिट्जॉफ कैप्रा, हाँ। एक विद्वान है, हाँ। जिनकी बुक है द टर्निंग पॉइंट 1982। लिखो इसको, ये तो नाम सुना ही नहीं हमने यार, मैंने भी सुना। लिखो क्या नाम तो लिख दो ऑर्थर का। फ्रिट्जॉन कैम्ब्रा, हाँ, फ्रिट्जॉफ कैप्रा, कैप्रा बुक का नाम है द टर्निंग पॉइंट। द टर्निंग पॉइंट। फ़ोन में देखिए अपने, AI चलाओ भाई, देखो द टर्निंग पॉइंट किताब किसने लिखी? द टर्निंग पॉइंट 1982। बाकी देखो AI में सब मिलेगा आपको, देखो चलाओ इसको। अच्छा फिर हाँ, कैप्रा ने जो है प्रकृति को जो है एक मशीन के रूप में माना है। अच्छा। वो कहता है कि इसका अर्थ है कि किसी भी अन्य मशीन की तरह जो इसे बदला जा सकता है। अच्छा इसकी जो है मरम्मत की जा सकती है, अच्छा। या फिर इसमें सुधार किया जा सकता है। अच्छा। फिर थर्ड है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी जैसे मैंने बताया कि सतत विकास, जैसे भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना जो है वर्तमान की ज़रूरतों को आप पूरा कर सकें। बिल्कुल। फिर फोर्थ है स्वामित्व से अस्तित्व की ओर। इसमें जो है भौतिकवाद और उपभोक्तावाद की जो है आलोचना की जाती है। हाँ। जैसे अधिक से अधिक भौतिक इच्छाएं पैदा कर जो है उपभोक्ताओं में जो है असंतोष की एक निरंतर स्थिति में जो है उपभोक्ताएं चले जाते हैं। बिल्कुल। ये जो आप बोल रहे हैं उपभोक्तावाद ना, कंज्यूमरिज्म है ना। रुको एक पूछते वाला कोई बताएगा भाई, कंज्यूमरिज्म क्या होता है? ममता आप बताओ, कंज्यूमरिज्म क्या होता है? उपभोक्तावाद, हाँ क्या होता है? आप करते हैं चीज़ों का उपभोग तो करते हैं ना, तो उपभोक्तावाद कब हो जाता है? यस जी, कब होता है उपभोक्तावाद? क्या होता है उपभोग? सुना है किसी ने क्या होता है उपभोक्तावाद? यस आप कुछ बोल रही, बोलो। हैं उपभोक्तावाद है बेटा ऐसी विचारधारा जब आप उपभोग केवल अपने उपयोग के लिए नहीं करते, उपभोग करने में भी आपको मज़ा आता है। मतलब वो जैकेट आप सिर्फ ठंड से बचने के लिए नहीं पहनते, वो जैकेट आपका फैशन, आपका स्टेटस दिखाती है। और फिर आपका सपना है मेरे पास पैसे आए तो मैं अधिक से अधिक, नहीं से नहीं, मतलब ज़रूरत के बजाय आप उसको स्टेटस बना देते हैं। फ़ोन मेरा चल रहा है पर मुझे नया सैमसंग का फलाना वो लेना है, तो तुरंत जाके मैं उसको लूँगा। और जीवन में अगर मैंने 20 फ़ोन लेने थे, मैं 100 फ़ोन ले लूँगा। चीज़ों का उपभोग करने से ही मुझे क्या आता है? स्वाद आता है। उसको बोलते हैं उपभोक्तावाद। शाबाश बेटा, बोलो। इसमें जो है प्रकृति को एक वस्तु या फिर संसाधन माना जाता है। बिल्कुल। अब बात करते हैं हरित विचारधारा से संबंधित कुछ उनके जो प्रमुख विद्वान हैं। हाँ। पहला है अर्नेस्ट फ्रेडरिक शुमाकर। EF शुमाकर बोला ना आपने? शुमाकर, हाँ बोलो। इनका जन्म जो है जर्मनी में माना जाता है। ये जो एक अर्थशास्त्री और पर्यावरण सिद्धांतकार थे। इनकी पुस्तक है स्मॉल इज ब्यूटीफुल 1973। वाह, स्मॉल इज ब्यूटीफुल ये किताब लिखी इन्होंने। आगे बोलो, शाबाश। फिर इन्होंने जो है नैतिकता और सही आजीविका के महत्व पर जो है बल दिया है। वाह। सही आजीविका मतलब राइट लाइवलीहुड। हाँ, लाइवलीहुड है ना, ढंग से कमाओ भाई, प्रकृति को नुकसान मत करो। फिर आता है अर्नेस्ट। इन्होंने जो है गहन पारिस्थितिकी, इनको जो है गहन पारिस्थितिकी के पिता भी कहा जाता है। किसको बेटा? लिख लो, वहाँ लिख लो कौन है, लिख लो क्या नाम है, लिख लो जो भी नाम है। देखो भाई, डीप इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने। पढ़ना क्या होती है डीप इकोलॉजी, ये पढ़ना में तो कॉन्सेप्ट जरूरी है आपके लिए। अर्नेस्ट है ना, क्या दिया है इन्होंने? गहन डीप इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने अर्नेस्ट ने, है ना। इकोलॉजी कम्युनिटी एंड लाइफस्टाइल। बुक का नाम है इकोलॉजी कम्युनिटी एंड लाइफस्टाइल। गुड। हो सके तो इस बुक की थीम पढ़ो बच्चों। हाँ बोलो। इन्होंने जो है पारिस्थितिकी को 2 भागों में बांटा था, शैलो इकोलॉजी और डीप। हाँ, उथली इकोलॉजी जो बाहर से दिख रही है और डीप जो गहराई से जुड़ी है। शाबाश बेटा। जेम्स लवलॉक। गाया हाइपोथेसिस। गाया परिकल्पना के आविष्कारक जो है। लिखो इसको, बड़ा खतरनाक है। जेम्स हैवलॉक, गाया हाइपोथेसिस कि पूरी पृथ्वी आपस में बात करती, जीवित है। जेम्स निकालो, ग्रुप में शेयर करो जरा। हैवलॉक, बहुत सुंदर बेटा।
हैवलॉक है ना, गाया परिकर। लिखो गाया की स्पेलिंग लिखो, गाया गाया। बाकी इंग्लिश में देखो ये जिया से मिलती है, इसकी बहन है गाया, GIA गाया, गाया हाइपोथेसिस। क्या है गाया हाइपोथेसिस पढ़ना आपने ना। हाँ, ये बताती है कि पूरी पृथ्वी जीवित है अपने आप में, निर्जीव परमाणु, कण कण में प्राण है, ऐसा बोलती है। अच्छा शाबाश बेटा। गाया परिकल्पना के आविष्कारक जो है वो माना जाता है। हाँ इन्होंने जो है परमाणु शक्ति का समर्थन किया था। अच्छा फिर है मरे बुकचिन, हाँ। द इकोलॉजी ऑफ फ्रीडम 1982 हाँ। इनकी बुक है। मरेन बुकचिन है ना, लिख लो मरे, नाम लिख लो मरे बुकचिन, बुकचिन हाँ मिटा के लिख लो बेटा, मुरे बुकचिन। ये भी इन्वायरमेंटलिस्ट है, जिन बच्चों ने ज़्यादा तैयारी करनी है बुक से पढ़ो, थीम क्या है नेट से देख लो। मुरे बुकचिन ये भी एक पर्यावरणविद है, मुरे बुकचिन, बुकचिन ठीक है, ये पर्यावरणविद है, शाबाश गुड। अच्छा हाँ, द इकोलॉजी ऑफ फ्रीडम, अच्छा द इकोलॉजी ऑफ फ्रीडम, बहुत सुंदर ठीक। 1982। अच्छा फिर है कैरोलिन मर्चेंट, हाँ, द डेथ ऑफ नेचर 1983 कैरोलिन मर्चेंट ने किताब लिखी द डेथ ऑफ और नेचर। रेडिकल इकोलॉजी। अच्छा डेथ ऑफ है ना, कैरोलिन मर्चेंट। किताब का नाम है डेथ ऑफ, प्रकृति की मौत, द डेथ ऑफ नेचर, डेथ ऑफ नेचर 1983 ठीक है। 19 रेडिकल थ्योरी ऑफ इकोलॉजी ना, रेडिकल इकोलॉजी, शाबाश गुड बेटा गुड ठीक है, बस बाकी बच्चे दूर ठीक है, काफ़ी लिखा आपने, शाबाश हो गया, धन्यवाद भाई, ताली बजाओ इनके लिए।